कौन थे, कहाँ रहते थे, इन्होंने क्या किया है देश के लिए, तो हम इनको क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। इनकी माता का नाम जयवंता बाई और पिताजी का नाम उदय सिंह द्वितीय। इनके घोड़े का नाम, हाथ में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, भाला। भाला का वेट कितना था, कोई बता सकता है? 50 किलो, 100 किलो, लगभग 90 किलो का केवल भाला था उनका। इतना वजन लेकर वो चलते थे। और केवल भाला तो नहीं ले जाता है कोई, है ना, पूरे शरीर ढाल भी लेगा, तलवार भी लेगा, कटार भी लेगा। और उनका जो तुम गेटअप देखोगे, देखा तुमने कि वो जो उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने पहना हुआ है कवच, वो भी लोहे का है, 300-400 किलो है ना। तो वो लगभग 150 से 200 किलो के तो वो खुद ही रहते थे। उसके ऊपर से चेतक, और चेतक की फुर्ती के बारे में ऐसा बोलते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये भी बताते हैं कि राणा ने सोचा इस पार और तब तक चेतक था उस पार। राणा ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा नदी नाला है, इसको हम कैसे पार करेंगे, तब तक चेतक ने दिखा दिया करके कि तुम सोच ही पाओगे, हम तुम्हें लेकर पार हो जाएंगे। चेतक बहुत ही भरोसेमंद उनका घोड़ा था। जैसे ये बोल रही ना कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे, तो कई लोग बोलते कि ये अतिशयोक्ति है, ऐसा थोड़ी होता है, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन ये बातें उतनी ही सही है। उस टाइम पर ये भी कहा जाता था कि एक को मारे दो मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। कि एक को मारते थे और दो मर जाते थे। कैसे पॉसिबल है ये? डर के मारे। एक तीर से दो निशाने या भाला ऐसा मारा कि एक के पीछे एक, है ना। और एक ही बैठा और एक को मार, सुनो इधर, एक को मारे दो मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तीसरा देख के मर जाता था कि क्या भयंकर मारपीट चल रही है, हार्ट अटैक आ जाता था, तो तीसरा खौफ से ही मर जाता था। और चौथा मरे के नीचे लुग्गो ऊपर लोथलई लटकाए। चौथा जो था अपने आप को जो मरे हुए ना उनके नीचे खिसका लेता था और ऊपर से तलवार पकड़ के ऐसे लेट जाता था कि हम मर चुके हैं। इतना घबरा जाते थे वो सैनिक कि क्या भयंकर मारकाट मचा रहे हैं। और ये बात समझना और भी आसान है कि जब राजपूतों के जो बच्चे थे, जब वो बड़े होते थे ना, तो उनको समझाया ही ऐसा जाता था कि तुम केवल और केवल लोगों की रक्षा करने के लिए और युद्ध भूमि में लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हो। कैसा समझाया जाता था कि 12 साल कुकुर जिए। कुकुर क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते की उम्र मालूम है 12 साल, इससे ज्यादा कुत्ता नहीं जीता, 12-13 साल से ज्यादा। 12 साल कुकुर जिए, 13 जिए सियार। 13 साल सियार के जीने की उम्र है। और बरस 18 छतरी जीवे, क्योंकि छतरी जो होते थे बच्चे उनके 12-12 साल से लड़ना शुरू कर देते थे, तो वो ज्यादातर 18-22 इतने साल के होते थे और वो मर चुके होते थे। तो कई अगर लड़ाइयाँ जीतते जा रहे हैं तो फिर लंबा भी जीते थे। तो लेकिन हमको सिखाया यही जाता था राजपूतों को कि तुम केवल लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें अपनी जान की रक्षा करनी नहीं है कि तुम हम लड़ाई हम कैंसिल कर दें या हम जाके दोस्ती कर लें या हम उनकी शरण में आ जाएं। ये नहीं करना है। क्या करना है? 12 साल कुकुर जिए, 13 जिए सियार और बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। अगर राजपूत 18 साल से ज्यादा जी गया बिना लड़ाई के, मतलब लड़ाई करके जी गया तो अलग बात है, लेकिन अगर बिना लड़ाई के जी गया है तो उसके जीने पर धिक्कार। लोगों ने जब MP नगर जाते हैं तो रास्ते में कौन सा ब्रिज पड़ता है? किसके नाम पर पड़ा है? है ना, इस चेतक के नाम पर। और MP नगर का फुल फॉर्म क्या है? महाराणा प्रताप नगर। हाँ, वही MP। इसीलिए मैंने सोचा था कि छोटी सी बात जरूर तुम लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं मालूम हो। वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगी हुई है ना। अब जाओगे ना तो ध्यान देना। महाराणा प्रताप ने, मतलब इतना पावरफुल आदमी, अभी इनको अतिशयोक्ति लग रहा था ना कि ऐसा नहीं हो सकता। युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित आधा आधा चीर दिया था। तलवार से। कितनी भारी तलवार होगी, है ना।
तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमने सुना नहीं, हमने सुनना छोड़ दिया, या हम में इतनी ताकत नहीं, तो हमें लगता कोई ऐसे कैसे कर सकता है। सोचो जो 200-250 किलो का खुद बनकर घूम रहा है, वो आदमी क्या नहीं कर सकता है। और यही कारण था कि अकबर ने इनको ऑफर दिया था। इनकी जो नीतियां थी, जो लड़ाइयां थी, उसको मालूम था कि इनसे जीत तो नहीं पाएंगे, तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपनाते हैं, तो परिवार में ही फूट डाल देते हैं। वो सब उन्होंने किया। इनके भाई ने इनको धोखा भी दिया, लेकिन इनको 4 बार ऑफर दिया था अकबर ने कि आओ हमसे मिल जाओ, हम तुमको आधा हिंदुस्तान दे देंगे, आधे हिंदुस्तान पे हम राज करेंगे, आधे पर आप करना। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि ना तो अत्याचार सहेंगे और ना ही अत्याचार करेंगे और ना ही करने देंगे। जब इन्हीं के लोगों ने, देखो परिवार के लोग जब धोखा देते हैं ना, आदमी बाहर वालों से लड़ सकता है लेकिन परिवार वालों से नहीं लड़ सकता, या समझ नहीं पाता है कि हमारे परिवार वाले हमको धोखा दे सकते हैं। इन्हें अपना महल भी छोड़ना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, जंगलों में जाकर इन्होंने घास की रोटी तक खाई है, लेकिन गद्दारी नहीं करी, ना देश से ना ही अपनी जनता से। इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करी, अपने जनता की रक्षा करी, अपने धर्म की रक्षा करी कि कुछ भी हो जाए गलत को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और ना ही गलत होने देंगे। गलत से क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, है ना। तो इसलिए क्या किया, जंगल में रहे लेकिन घास की रोटी खाकर रहे, लेकिन अकबर के सामने नहीं झुके, है ना। इसीलिए इनको, इनके शौर्य को आज भी याद किया जाता है कि हमें इनके जैसा बनना है। आजकल पैसों के लिए लोग अपना ईमान तुरंत बेच देते हैं, पैसा मिल जाए बाकी कुछ मिले ना, मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि ढंग से खाना खा सकें, है ना। तब इनके एक मित्र थे भामाशाह, इनके बारे में तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि ये दानवीर क्यों कहलाए भामाशाह। उस टाइम पर जब इतनी किल्लत थी, क्योंकि इन्होंने राज्य छोड़ दिया था, अब इनके पास पैसा तो नहीं है, कोई टैक्स नहीं मिल रहा है ना, वो सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो भामाशाह जब ये जंगलों में रह रहे थे, इनको खाने पीने की इतनी कमी थी, तो भामाशाह जिनके पिताजी किलेदार थे, उनके पास में वो भी उन्होंने क्या किया था कि इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दे दिया था इनको कि 25,000 सैनिक इनके बैठकर 12 साल तक आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, इतना पैसा। जब सोचो परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया था, तब भामाशाह जैसा दोस्त सामने आया और उसने आकर उनकी इतनी हेल्प की। बस इतना ही ध्यान रखना कि अकबर से दोस्ती नहीं की, घास की रोटी को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने देश का और अपने धर्म का नाम आगे बढ़ाते हैं और हम उनको अमर कर देते हैं। हम कौन है जो इन चीजों को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी महाराणा प्रताप, तो तुम लोग क्या बोलोगे? अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जब महाराणा प्रताप की बात होती है ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे ज्यादा याद किया जाता है। हल्दी घाटी की जब बात होती है तो वो इसलिए की जाती है कि इनके पास सेना आधी से भी कम थी जो अकबर ने भेजी थी उसकी तुलना में ना। तो जब किसी को राज मिल रहा हो ना और उसके बाद भी वो उसको ठुकरा दे और घास की रोटी खाए, तो इससे ज्यादा महान कोई हो नहीं। और एक बात और तुम लोगों को ये जरूर बता दूं कि राजपूत का मतलब क्या होता है, कोई जानता है क्या? राजपूत राजाओं के पुत्र। और कोई? राज करने वाले। अच्छा, मुझे क्या समझ में आता है कि इस मिट्टी के लिए, मिट्टी को क्या बोलते हैं? रज बोलते हैं ना, रज ले आओ, वृंदावन से रज ले आओ, है ना। मिट्टी को बोलते हैं रज। और इस मिट्टी के लिए क्षत्रियों ने सबसे ज्यादा अपना खून बहाया है, तो इस मिट्टी ने, इस रज ने उन्हें अपना पूत स्वीकारा है, इसलिए इन्हें रजपूत कहा जाता है। राजपूत वो बोलते बोलते रजपूत का राजपूत हो गया, लेकिन ये इस मिट्टी के ऐसे बेटे हैं जो अपना खून बहाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, ठीक है। इसलिए इनको रजपूत कहा जाता है। रजपूत वो याद है तुम लोगों को, वो बताया था गोरा बादल की कहानी, है ना। गोरा बादल, तो उसमें वो बोलता है, बादल जो उसका भतीजा रहता है, कि निश्चिंत रहो काका, रजपूती अमर रहेगी और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। मिट्टी मतलब शव,
जब मैं मर जाऊंगा ना तो उसमें से मेरी जो लाश होगी उसमें से भी गौरव झलकेगा कि ये अपनी शान के साथ मरा। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा के भाग रहा था या दोस्ती कर ली, हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, वो सब कुछ नहीं होगा। तो रजपूती अमर रहेगी और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। आ गया समझ में? रजपूत कौन होते समझ आ गया?